Hello everyone, welcome back to News in Focus. Today we are discussing about balance of payment. तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो फॉरेन कैपिटल फ्लो है और इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें इसमें जो बैलेंस है वो गैप हमें दिखाई दे रहा है, बैलेंस ऑफ गैप हमें दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अगर हम देखते हैं कि जो इंडिया का ग्रोथ रेट है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि जो फॉरेन कैपिटल फ्लो है या हम कहें कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसमें काफ़ी कमी हमें देखने को मिलती है। तो आज के टॉपिक में हम इसी पर ही बात करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में हमें यही देखने को मिला कि इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, दुनिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। अगर इसका जीडीपी ग्रोथ देखें, एनुअल एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ अगर हम देखें तो 2021 से लेकर 2024 तक तो 8.2% रहा, जो कि वियतनाम, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा रहा। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने के बाद भी इंडिया जो है वो फेस कर रहा है इस चीज़ को, कि जो नेट फॉरेन कैपिटल इनफ्लो है, यानी कि बाहर से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो उतना ज़्यादा हमें नहीं दिख रहा है जितना एक इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हमें दिखना चाहिए था। यानी कि अगर हम ये कह दें कि ये एक चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, किसको, गैप बिटवीन जीडीपी एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। तो जो एफडीआई है या एफपीआई है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, तो इसके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो बहुत कम है, या जितना था पहले वो काफ़ी बाहर आउटफ्लो हो चुका है। तो यहाँ अगर हम देखें कि जो जीडीपी का एक्सपेंशन तो हो रहा है, जीडीपी बहुत ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी के साथ हो रहा है इंडिया का, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट उस पर इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, जो कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं दो देशों के बीच में, है ना? जैसे यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देख लें कि इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अगर इंडिया अमेरिका के साथ कितना ट्रेड कर रहा है, चाइना के साथ कितना ट्रेड कर रहा है, उसमें ट्रांजैक्शन कितना हुआ, यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कितना हुआ, या अदर जो दुनिया के जो, या यूरोपियन यूनियन है उसके साथ कितना कर रहा है, यूके के साथ कितना कर रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कितना है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ कितना है, यानी कि अगर पूरी दुनिया के साथ इंडिया का जो ट्रेड ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, उसको लेकर ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें आप देखेंगे एक तरह का लेजर होता है जो ट्रैक करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, वेयर इनफ्लो आर मार्क पॉजिटिव एंड आउटफ्लो नेगेटिव। यानी कि आप ये समझिए कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है कि मनी का इनफ्लो हो रहा है, यानी कि जो फॉरेन करेंसी है वो इंडिया में आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन इसके साथ-साथ जब हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है कि फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर जाता है, तो आउटफ्लो को नेगेटिव लिया जाता है। तो ये दिखाता है कि ये एक तरह से इंडिया का ग्लोबल के साथ इकोनॉमिक जो इंटरेक्शन है, उसको यहाँ पर दिखाया जाता है किसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। एक तरह का खाता है या अकाउंट आप कह सकते हैं, एक लेज़र के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। तो ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इससे मेज़र किया जा सकता है कि जो रिलेटिव डिमांड है रुपये की अगेंस्ट जो फॉरेन करेंसीज़ होती हैं, उसके अगेंस्ट कितना डिमांड है रुपये का। और इसके साथ-साथ एक्सचेंज रेट को भी ये दिखाता है, लाइक जैसे समझाता है कि इंडिया का एक्सचेंज रेट अमेरिकन डॉलर के साथ कितना है, ऑस्ट्रेलिया डॉलर के साथ कितना है, यूरो के साथ कितना है। तो या चाइनीज़ करेंसी है, जापानीज़ करेंसीज़ है, इनके साथ एक्सचेंज रेट कितना है। तो ये हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलता है। और इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो भी यहाँ पर साफ-साफ दिखाई देती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अगर आप कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो उसमें एक होता है करंट अकाउंट। ओके, तो 2 तरह का एक अकाउंट होता है इसमें, एक करंट अकाउंट होता है जिसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे ट्रेड ऑफ गुड्स और ट्रेड ऑफ सर्विसेज़, है ना? करंट अकाउंट में भी 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रेड ऑफ गुड्स, यानी कि इसमें केवल और केवल गुड्स का कितना जो फिजिकल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है ना, यानी जो गुड्स हैं उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ये दिखाता है ना? उसके बैलेंस को ये इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड ऑफ गुड्स है इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं फिजिकल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को, यानी गुड्स के।
ठीक है, केवल और केवल किसके, गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आप ट्रैक कर सकते हैं, जो दिखाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड को, यानी कि आप आर डेफिसिट सजेस्ट हायर इंपोर्ट देन एक्सपोर्ट। यानी कि अगर आप कहेंगे कि ट्रेड डेफिसिट हो रहा है ना, या बैलेंस जो करंट अकाउंट डेफिसिट है या करंट अकाउंट सरप्लस है, या आप कैसे कहेंगे, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जब आप ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं ना, ट्रेड डेफिसिट ऑफ गुड्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इस मामले में हमें क्या दिखाई देगा कि डेफिसिट दिखाई देगा। ओके, तो और डेफिसिट सजेस्ट हायर इंपोर्ट्स देन एक्सपोर्ट, यानी कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा अगर हम करते हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो क्या होगा, ये डेफिसिट दिखाएगा। ये ठीक इसी तरह से ट्रेड ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज या इसे हम इनविजिबल अकाउंट भी कहते हैं, जो बीओपी का होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक अकाउंट होता है, जिसे इनविजिबल अकाउंट भी कहा जाता है, या सर्विसेज का ट्रेड अगर हो रहा है, जैसे इस सेक्टर में आईटी है, टूरिज्म है, रेमिटेंसेस है ना, ये क्या हो रहा है कि इनका जब हम एक्सपोर्ट करते हैं मेनली, या इंपोर्ट कर रहे हैं आईटी सेक्टर में या टूरिज्म में, तो ये किस में दिखाता है, तो ये भी क्या है कि इसके थ्रू भी पैसा आता है बाहर से, या यहाँ से बाहर जा रहा है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका होता है, सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ अगर आप एट प्रेजेंट देखेंगे, तो जो करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट है तो ट्रेड ऑफ गुड्स के साथ है, क्योंकि जो फिजिकल गुड्स है उसको हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सर्विसेज देखेंगे तो जो करंट अकाउंट सरप्लस में है, या आप कहेंगे करंट अकाउंट पॉजिटिव है, डेफिसिट नहीं है, करंट अकाउंट सरप्लस में है, तो उसकी वजह है ट्रेड ऑफ सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज में जो हम देखते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, ये ज़्यादा क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि हमारे यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है आईटी सेक्टर में, टूरिज्म में, या रेमिटेंसेस के थ्रू क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो एक्सपोर्ट हो रहा है तो पैसा हमारे पास आ रहा है, फॉरेन करेंसी आ रहा है, तो यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है सर्विसेज का, तो ये क्या है, करंट अकाउंट सरप्लस जो है, हमारे ये पूरा करंट अकाउंट है, ये सरप्लस में क्यों है, क्योंकि ट्रेड ऑफ सर्विसेज की वजह से। लेकिन अगर फिजिकल गुड्स की वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी वजह डेफिसिट में है। तो ट्रेड डेफिसिट की अगर आप बात करेंगे तो जो ये ट्रेड डेफिसिट है ये किसकी वजह से है, फिजिकल गुड्स की वजह से है। लेकिन अगर करंट अकाउंट सरप्लस की अगर आप बात करेंगे तो ये किसकी वजह से है, तो ये आपका इनविजिबल गुड्स की वजह से है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक कंपोनेंट तो होता है करंट अकाउंट। ओके, एक करंट अकाउंट होता है, और इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाकर क्या कहा जाता है, करंट अकाउंट बैलेंस इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों का जो नेट होता है। इसके बाद होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में अगर आप बात करेंगे तो जो कैपिटल अगर आप देखिए, जो कैप्चर इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना, जैसे एफपीआई हो गया, यानी कि आप ये देखिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, मेनली जो विदेशों से, या कोई विदेशी कंपनी है, अमेरिका की कोई कंपनी है, वो इंडिया में आगे कोई अपना फैक्ट्री लगा दे, कारखाना लगा दे, और वहाँ से क्या हो कि तेज़ी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ हो और इन्वेस्टमेंट बढ़े, लोगों को रोज़गार मिले, जीडीपी ग्रोथ होगा, सीधी-सी बात है, जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा, तो जीडीपी का डेफिनेशन मैक्सिमम आप लोग जानते ही हैं, कि किसी भी कंट्री की जो बाउंड्री होती है, उसके अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज़ का प्रोडक्शन हुआ है, उसका जो फाइनल प्राइस होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो जब एफडीआई आ रहा है तो जो इंडिया में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो जब प्रोडक्शन होगा तो इंडिया की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो बढ़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जो जीडीपी बढ़ेगा तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट से लोगों की इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है एफडीआई। उसी तरह से जो एफआईआई होता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लेकिन अगर अभी एट प्रेजेंट आप देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए, जैसे मैंने अभी आपको पीछे समझाया भी। तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब कैपिटल अकाउंट का फ्लो दिखाता है, क्या फ्लो रिफ्लेक्ट फैक्टर्स सच एज कमर्शियल बोरोइंग्स, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड कैपिटल। तो जैसे एफआईआई है या एफपीआई है, वो किस सेक्टर में आता है, अगर इस बात पे भी ध्यान दें थोड़ा, तो वो आपका आता है जो शेयर मार्केट है, बॉन्ड्स हैं उसमें, है ना, कि जैसे किसी विदेशी कंपनी ने या किसी इंडिविजुअल ने, दूसरे देश का जो है, वो आकर आपके इंडिया के स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसने कुछ शेयर्स खरीद लिए, परचेज कर लिए, इन्वेस्ट कर दिया।
तो इस तरह से आता है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो करंट स्टेट क्या है, इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका स्टेटस क्या है, अभी किस कंडीशन में है। तो ट्रेड डेफिसिट एंड इनविजिबल अकाउंट की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बना हुआ है। ये 2024-25 यानी 2024-25 में ये 287.2 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया है ट्रेड डेफिसिट, अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं। लेकिन इसको जो बचाया हुआ है ना, जो सरप्लस में रखा हुआ है, जो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, वो इनविजिबल्स जो गुड, जो इनविजिबल्स हैं ना, ट्रेड ऑफ इनविजिबल, या हम कह सकते हैं ट्रेड ऑफ जो सर्विसेज हैं, जो इनविजिबल अकाउंट है उसने बचाया हुआ है। यानी जो सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से, यानी जो रेमिटेंसेस फ्रॉम द इंडियन डायस्पोरा, जो भारतीय लोग हैं विदेशों में हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, वहां से जो पैसा वो इंडिया भेज रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इनविजिबल अकाउंट है वो सरप्लस में बना हुआ है। लेकिन ट्रेड डेफिसिट किसकी वजह से, जो गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसमें हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, उसकी वजह से ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ देखते हैं ये जो सरप्लस है, कौन सा इनविजिबल जो सरप्लस है, या ट्रेड ऑफ सर्विसेज की वजह से जो सरप्लस है करंट अकाउंट में, तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट से को मैनेज कर रहा है एक तरह से, कि इसको पूरी तरीके से घाटे में नहीं लेके जा रहा है, डेफिसिट को घाटे में लेके नहीं जा रहा है। जो घाटा हो रहा है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट की वजह से हो रहा है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को थोड़ा सा मैनेज किया जा रहा है, मैनेज हो रहा है किसकी वजह से, जो सर्विसेज ट्रेड की जा रही है, सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसकी वजह से। देन इसके बाद ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट पैराडॉक्स की अगर हम बात करें, कि विरोधाभास है ना, कि एक तरफ ग्रोथ तो हो रहा है ना, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पैराडॉक्स मतलब इसके अगेंस्ट है, ये विरोधाभास है, थोड़ा सा विरोधाभास दिख रहा है। विरोधाभास ये कि यानी जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से क्या होना चाहिए, कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट और ज्यादा होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का, है ना, एफडीआई एफपीआई वो बहुत तेजी के साथ आना चाहिए कहाँ पर, इंडिया में। लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रोथ, इंडिया हैज फेस चैलेंजेस इन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे के कई रीजंस हो सकते हैं, लाइक कि अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई हो सकती है, या जो फॉरेन मार्केट है, या फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया का जो एक पॉलिसीज होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अभी भी कमी है, या टैक्सेशन को लेकर फॉरेन इन्वेस्टर्स में किसी ना किसी तरह की अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, या किसी तरह के अगर हम देखें तो जो ज्योग्राफिकल फीचर्स या अदर कई भी चीजें हो सकती हैं जो अभी भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि इंडिया लगातार कई तरह के कोशिश कर रहा है, जैसे पीएलआई स्कीम है तो उसको भी कर रहा है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। जैसे अगर हम देखें फाइनेंशियल 2023-24 के समय तक, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है यानी एफपीआई है, जैसे मैंने एफपीआई आपको बताया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे शेयर बाजार है, स्टॉक मार्केट है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो हुआ है ना, उसमें लगभग 2023-24 तक 25.3 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट होता है एफपीआई में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंडिया इस बात का भी एक्सपीरियंस कर रहा है कि नेट आउटफ्लो भी हुआ पिछले कुछ वर्षों में। जैसे अगर 5.1 बिलियन यूएस डॉलर का आउटफ्लो होता है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में, इसी तरह से 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आप देखते हैं कि 2022-23 के मुकाबले और ज्यादा आउटफ्लो बढ़ जाता है, यानी 14.6 बिलियन यूएस डॉलर का आउटफ्लो हो जाता है। सेम ऐसा ही अगर हम अभी सितंबर 5 2025 का तक का डेटा देखें तो 2.9 बिलियन यूएस डॉलर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में अब तक सितंबर 5 2025 तक क्या हुआ है कि आउटफ्लो हो चुका है। आउटफ्लो मतलब समझ रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया था हमारे शेयर बाजार में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, उसको वापस जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने वापस मैच्योरिटीज होने पर या जैसे लाभ उन्होंने प्रॉफिट कमाया उससे उन्होंने वापस ले लिया है। हालांकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप इसको समझें थोड़ा सा, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ही गिने जाते हैं और इनको हॉट मनी इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, अगले दिन प्रॉफिट कमाते हैं और तुरंत पैसा निकाल कर चले जाते हैं।
लेकिन ये एफपीआई को अट्रैक्ट करने के लिए भी हमने देखा था कि पी नोट्स जैसी चीज़ों को लाया गया था। पी नोट्स को आप आगे भविष्य में पढ़ेंगे, और अगर आप अफेयर्स गेस के साथ जुड़े हुए हैं तो पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि हम जीएस पेपर 3 पर पूरा फोकस होकर काम करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये तो रहा चलो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट, लेकिन अब आगे बात करते हैं। अब इसमें जो पैराडॉक्स है, विरोधाभास है, वो क्या दिख रहा है ना, वो यही दिख रहा है कि इंडिया का इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है, ग्रोथ बहुत तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन जो फॉरेन कैपिटल है उसका जो कहा जा सकता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रहा है ना, ये बिल्कुल उसके साथ नहीं चल रहा है, बिल्कुल अलग अलग चल रहा है। अगर आप एक ग्राफ भी अगर थोड़ा सा यहाँ पे बनाएंगे तो क्या करेंगे कि ग्रोथ जो है वो कैसे जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, है ना, ग्रोथ कैसे जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके। लेकिन जो इकोनॉमिक जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ अगर आप बनाएंगे तो वो इतना तेजी के साथ ऊपर नहीं जा रहा है, बल्कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये ग्रोथ ऊपर जा रहा है और ये बिल्कुल कुछ इस तरह से जा रहा है, तो यानी कि के टाइप का स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखाई आपको देगा। इसी की तरह से अगर आप प्राइवेट एंटिटी एंड वेंचर कैपिटल को देखेंगे तो ये भी बहुत तेजी के साथ इंडिया से इन्होंने प्रॉफिट कमाया और तेजी के साथ निकल रहे हैं। तो यानी कि इन्होंने दोबारा घूमकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो किया था उस पर प्रॉफिट बुक किया, मैच्योर जो इन्वेस्टमेंट था उसको लिया और फिर वापस चले गए, और नया कोई कैपिटल क्रिएशन इन्होंने इंडिया में नहीं किया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो टोटल वैल्यू ऑफ पीई और वीसी, पीई वीसी मतलब पीई मतलब प्राइवेट एंटिटीज और वीई मतलब वेंचर कैपिटल, तो ये तेजी के साथ इंडिया से बाहर जाए। जैसे 2022 तक अगर हम देखें तो 24 बिलियन यूएस डॉलर के लोग इन्होंने मैच्योरिटी, यहाँ पे इनका जो मैच्योर इन्वेस्टमेंट था, मैच्योर इन्वेस्टमेंट लिया या प्रॉफिट बुक किया और फिर इसके बाद निकल गए यहाँ से। 2023 में अगर आप देखेंगे तो ये 29 बिलियन डॉलर हो जाता है। तो ये लगातार बढ़ रहा है, यानी कि जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुआ था वो तेजी के साथ कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, चाहे वो एफडीआई के रूप में हो या फिर एफपीआई के रूप में हो। इसी तरह 24 की अगर हम बात करें, 2024 की, तो इसमें 33 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया से बाहर गया। तो यानी कि ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो ग्रोथ जो है, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अभी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, फॉरेन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। हमने कई सारी मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लेकर आए, उसमें भी पीएलआई को लेकर आए ताकि प्रोडक्शन बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, लेकिन यहाँ पर अभी उसका कोई लाभ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस पे हम देखेंगे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स को प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, उन्होंने लिया, ओवरऑल बिजनेस क्लाइमेट को वो देखते हैं, मार्केट वैल्यूएशन को देखते हैं, ताकि वो इसके जो जीडीपी ग्रोथ का फिगर है ना उसको देखने के बजाय जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो किस चीज को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कॉर्पोरेट अर्निंग कितनी है या ओवरऑल बिजनेस का क्लाइमेट कैसा है, क्या इंडिया में बिजनेस करना इजी हुआ है, क्या गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है बिजनेस में वो कितना हुआ है, एफडीआई किसी किसी सेक्टर में कितने परसेंट अलाउ किया गया है, ये भी दिखाई देता है। एफडीआई आने के लिए रूट्स भी हैं, जैसे एक बॉम्बे रूट है, एक दिल्ली रूट है, जैसे बॉम्बे रूट को ऑटोमेटिक रूट कहा जाता है, दिल्ली रूट को गवर्नमेंट रूट कहा जाता है। तो ऐसी कौन से सेक्टर हैं जो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं आ सकते, जबकि बॉम्बे रूट से अगर हम देखें तो ऑटोमेटिक रूट है, उसमें आकर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाद में वो आप अथॉरिटीज को बताएंगे। लेकिन गवर्नमेंट रूट्स में भी बहुत सारे सेक्टर्स को रखा गया है, जिसमें आप देखते हैं कि जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है तब तक, जो कि एक बहुत लंबा काम हो जाता है गवर्नमेंट से परमिशन लेना। तो ये भी क्या होता है कि जो बिजनेस मैन है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द सा लगता है उनको कि यार यार पे जाओ गवर्नमेंट के पास हाथ पैर जोड़ो, और कहीं ना कहीं एक करप्शन भी इसके पीछे एक रोल प्ले करता है, जो कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, वो एक कहने के लिए हो सकता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो वो भी हमें थोड़ा कम दिखाई देता है, क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया आ रहा है तो उसको बहुत सारे पेपर वर्क से गुजरना पड़ रहा है या बहुत सारी अलग चीजें हो सकती हैं। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जीडीपी ग्रोथ फिगर्स को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, वो किसको देख रहे हैं कि भाई ओवरऑल बिजनेस क्लाइमेट कैसा है इंडिया का, अगर हम वहाँ पे बिजनेस करते हैं तो हमको क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, हमें किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, मार्केट का वैल्यूएशन क्या है वहाँ पर। तो ऐसे इन चीज़ों को ध्यान में रख रहा है जो फॉरेन इन्वेस्टर है। तो इसको लेकर यूपीएससी ने रेगुलर क्वेश्चंस भी बनाए हैं, और आप अगर देखेंगे कि जो बॉन्ड, हेज फंड्स, स्टॉक, वेंचर कैपिटल, इन सब में इन्वेस्टमेंट, ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट के टूल्स हैं,
और रिसेंटली 2025 के प्रीलिम्स में भी इसको क्वेश्चन बना था कि हाउ मेनी अबव आर द ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ओके, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, लास्ट तक आपने चीज़ों को सीखा। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में आपको नहीं पता है तो इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में, न्यूज इन फोकस के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर होगा अपना क्या होगा, बी ओनली टू, यानी कि जो हेज फंड है और वेंचर कैपिटल है, ये आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में आता है। तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, आप वीडियो इसका जरूर देखें, ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा और समझ में आएगा कि कैसे यूपीएससी ने 2025 में इसको क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है और अभी आप अफेयर्स ग्रिड का एक स्पेशल सीरीज देख रहे थे, न्यूज इन फोकस। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं k.त्रिभुवन, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए यूट्यूब पर अफेयर्स ग्रिड को, और टेलीग्राम पर जाकर अफेयर्स ग्रिड के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन, जय हिंद।